हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने आपका आईटी रिटर्न्स फाइल कर दिया है एंड अगर आपका रिफंड वाला केस है, बट फिर भी अगर आपका अभी तक रिफंड नहीं आया है या रिफंड में डिले होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो आज इस सेशन में हम वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर अभी तक आपने आपका आईटी रिटर्न्स फाइल नहीं किया है फिनेंशियल ईयर 24-25 का, देन ऑल्सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप रिटर्न अपलोड करने के पहले समझ सकते हो कि आपको कौन सी गलतियां जो है वो नहीं करनी है, ताकि आपका जो रिफंड है वो सीमलेसली एंड स्मूथली आपके अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट हो सके। से फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि अगर हमने हमारा रिटर्न फाइल कर दिया, सबमिट कर दिया है, लेकिन हमने हमारे रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया, तो हमारा जो रिफंड है वो नहीं आएगा। बिकॉज आज के डेट में ई वेरीफाई जब तक नहीं होता, रिटर्न हमारा अपलोड हो चुका है, रिटर्न हमारा फाइल हो चुका है, ये कंफर्मेशन नहीं होता है। ई वेरीफाई करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप से आईटी रिटर्न के फाइलिंग में। तो अगर आपका ई वेरीफाई नहीं हुआ तो रिफंड नहीं आएगा। अब ई वेरीफाई करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपका आधार कार्ड में नंबर लिंक हो वो नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका कोई और नंबर लिंक है तो आपको मेक श्योर करना है कि उस नंबर को आपको चेंज करना है या अपडेट करना है, ताकि आप आईटी रिटर्न फाइल होने के बाद में इमीडिएट ई वेरीफाई कर सकते हो। ई वेरीफाई आप incometax.gov.in इस वेबसाइट पे आके डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ भी आप क्लिक करके कर सकते हो, या फिर बेटर ऑप्शन होता है लॉग इन करना है एंड देन करना है। हम दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। ई वेरीफाई रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे, देन हमें जो एक्नॉलेजमेंट की डिटेल्स होती है वो डालनी होती है, बट कभी कभी हमारे पास में वो डिटेल्स नहीं होती है, तो बेटर है कि हम लॉग इन करेंगे एंड लॉग इन पे हमें होम पेज पे ही दिख जाता है ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन। रिटर्न के लिए यहाँ पैन डालेंगे, असेसमेंट ईयर डालेंगे, एक्नॉलेजमेंट डालेंगे, नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है, देन हमारा ओटीपी का प्रोसेस होता है एंड देन जो हमारा रिटर्न है वो रेडी हो जाता है। जो ओटीपी आने के बाद में ई वेरीफाई कंप्लीट एंड देन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट भी लिखा है, यू कैन ई वेरीफाई व्हेन रिटर्न्स फाइल फॉर असेसमेंट ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स, रिटर्न्स वेयर डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट मैंडेटरी। ई वेरीफाई हर कोई नहीं करता, कंपनी के केस में वो डीएससी से होता है, इसीलिए रिटर्न्स आर नॉट फाइल्ड बाय एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी तो उससे नहीं होगा। ऑथराइज सिग्नेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आर रिक्वायर्ड टू ई वेरीफाई देयर रिटर्न पोस्ट लॉग इन टू फाइल देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटी। मीन्स उस केस में आपको लॉग इन करके ही करना है। रिटर्न्स फाइल्ड ऑन एंड आफ्टर 1 अगस्त 22 शुड बी वेरीफाइड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करो उसके बाद में विद इन 30 डेज आपको आपके जो रिटर्न है उसको ई वेरीफाई करना मैंडेटरी है। अगर ई वेरीफाई बियॉन्ड 30 डेज एंड बिफोर ड्यू डेट फॉर द रिस्पेक्टिव असेसमेंट, द डेट ऑफ वेरिफिकेशन शैल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ फाइलिंग फॉर रिटर्न्स वेरीफाइड बियॉन्ड 30 डेज। आफ्टर 30 डेज अगर करोगे तो जिस दिन हमारा ई वेरिफिकेशन हुआ है उस दिन की हमारी डेट ऑफ फाइलिंग कंसिडर होती है। एंड उसी के बेस पे भी क्या होता है, हमें आगे जाके जो डिमांड या नोटिस है वो आती है। एक लास्ट ईयर हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, हमने रिटर्न तो बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दिया था, बिफोर 31 जुलाई, लेकिन ई वेरीफाई नहीं हो पाया था। ई वेरीफाई आफ्टर 1 मंथ 30 डेज के बाद हुआ था। एंड इसकी वजह से जिस दिन ई वेरिफिकेशन हुआ, आई थिंक सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ था, तो देन क्लाइंट को बाद में नोटिस आ गई थी 5000 की पेनल्टी की। क्यों? क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा था एंड ई वेरिफिकेशन 30 डेज के बाद में हुआ था। 31 जुलाई के पहले रिटर्न फाइल होने के बावजूद ई वेरीफाई लेट हुआ, इसकी वजह से उन्हें 5000 की पेनल्टी आई थी। तो आपके भी केस में ये हो सकता है, इसीलिए फर्स्ट स्टेप ई वेरीफाई करना तुरंत ही रिटर्न फाइलिंग के समय बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान के चलिए ऐसा होता है फाइलिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग फाइलिंग करते हैं एक साथ, इसीलिए कभी कभी आधार ओटीपी नहीं आते हैं। लेकिन मेक श्योर करें, आइदर खुद बीइंग अ टैक्स पेयर आपकी जिम्मेदारी, या फिर आप जिस भी प्रोफेशनल से करवा रहे हो उनसे आपको मेक श्योर करना है कि 30 डेज कंप्लीट होने के पहले ई वेरिफिकेशन करना ही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, ई वेरीफाई योर रिटर्न विद इन 30 डेज, इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड आ जाता है बैंक वेरिफिकेशन, बैंक वैलिडेशन। जैसे कि प्रीवियस 2 से 3 वीडियो में मैंने बताया है,
बैंक वैलिडेशन करना जरूरी है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा। बैंक वैलिडेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें लॉगिन करना होता है। चलो हम एक लॉगिन कर ही लेते हैं। करने के बाद में फिलहाल हमने आईटी रिटर्न्स फाइल नहीं है, इसके लिए हमें ये ऑप्शन दिख रहा है। अगर एक बार हमारे रिटर्न फाइल हो जाते तो ई फाइल रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में हमें यहाँ भी ई वेरीफाई रिटर्न दिखते हैं, उसमें जो भी पेंडिंग हो गए वो दिखेंगे, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा था कि हमें बैंक वैलिडेट करना है, तो बैंक वैलिडेट के लिए हमें प्रोफाइल में यहाँ अकाउंट पे क्लिक करके माय प्रोफाइल में जाना है। माय प्रोफाइल में से हमें यहाँ पे माय बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके अभी फिलहाल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो बैंक है वो हमने वैलिडेटेड एंड ईवीसी एनेबल्ड है, एलिजिबल फॉर रिफंड भी। अगर इनकेस वो नहीं होती तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट करके हम बैंक अकाउंट को ऐड करके हमें उसे वैलिडेट करना होता है। तो ये सेकेंड पॉइंट है। अगर आपका बैंक वैलिडेट नहीं होगा तो रिफंड आपका नहीं आएगा, रिफंड आपका रुक जाएगा। एंड रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, जैसे कल ही हमने एक वीडियो डाला है ITR 4 कैसे फाइलिंग करते हैं, उसमें बताया था कि नॉमिनेट आपको कैसे करना है रिफंड के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट है 26A एंड AIS की कोई इंफॉर्मेशन अगर मिसमैच है आपके आईटी रिटर्न में, आपने जो डिटेल्स डाली है, तो भी आपका जो रिटर्न है वो प्रोसेस ही नहीं होगा। एंड प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको रिफंड नहीं आएगा। रिफंड की क्या प्रोसेस है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका आईटी रिटर्न आप जब भी फाइल करोगे तो आपको ध्यान देना है कि आपका AIS एंड जो भी 26AS होता है, जो यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं 26AS एंड AIS, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी मैच होनी चाहिए। इन केस अभी ये प्रैक्टिकल हमने एक्सपीरियंस देखा है कि AIS में काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग आ रही है, तो उसे कैसे आपको एडिट करना है, कैसे अपडेट करना है, वो भी मैंने वीडियो बता दिया है। वो वीडियो को भी जाके जरूर चेक करें। तो AIS पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको वो दूसरी विंडो पे फिर TIS में जाके आपको वो फीडबैक देना है हर एक एंट्री का। इन केस अगर आपकी कोई एंट्रीज गलत आई है या फिर अगर आपका 26AS में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन AIS में आ गई है तो आपको वो डिनाइड भी करना है। तो वो सारी बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से आप जाओगे, मैं अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, मान के चलिए ये एंट्री आपको देखनी है। ठीक है, तो ऐसे ओपन करना है आपको एंट्रीज को। यहाँ से ये इसको आपको आगे आगे लेके जाना है। ऑप्शनल पे क्लिक करना है। ऑप्शनल पे क्लिक करके फीडबैक टाइप यहाँ पे देना है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट या जो भी है आपका या डिनाइड, ऐसे करके उसे सबमिट कर देना है। देन आपका वो जो चेंज है वो हो जाएगा। एंड मेक श्योर करना है 26AS में अगर आपकी सारी एंट्रीज दिख रही है तो आपके ITR में भी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, सारे इनकम को कंसिडर करना है। अगर आपका एक भी इनकम छूट जाता है, रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा, रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा तो रिफंड तक तो बात जाएगी ही नहीं। नेक्स्ट है कि ITR कभी कभी मैनुअल प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो अगर आपका भी रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है या मैनुअल प्रोसेसिंग में चला गया है, देन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको रिफंड आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा, या जो भी उसका इंटीमेशन है। अभी जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि अभी जो हम असेसमेंट ईयर 25-26 के जो रिटर्न करेंगे, इसका जो गवर्नमेंट का ऑफिसर के पास में जो प्रोसेसिंग की टाइम लिमिट है वो कब तक है, तो वो है 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, मींस नेक्स्ट ईयर के 26 तक। तो इस पीरियड के रिटर्न जो है वो यहाँ तक प्रोसेसिंग में जाएंगे एंड उसके बेसिस पे उसका डिमांड नोटिस या इंटीमेशन या प्रॉपर तरीके से असेसमेंट जो है वो होगा। ठीक है, तो आपको इस टाइम तक तो वेट करना ही पड़ेगा कि आपका रिफंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आपका प्रोसेस नहीं होगा आपका रिफंड नहीं आएगा। इसकी प्रोसेस क्या होती है, हम फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग के बाद में वो प्रोसेसिंग में जाता है एंड अगर वो प्रोसेसिंग करेक्ट होगा तो प्रोसेस्ड उसका रिटर्न मतलब हो जाता है एंड इंटीमेशन आता है 143(1) जिसे हम कहते हैं, एंड देन फिर आपका रिफंड आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये रिफंड की जो प्रोसेस है ना, ये 7 to 15 डेज ही है, ये ज्यादा नहीं है। लेकिन फाइलिंग से लेके प्रोसेस का स्टेटस होने तक के लिए हमें इस डेट तक वेट करना जरूरी है फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट 25-26। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपका मैनुअल प्रोसेसिंग में चला गया है रिटर्न, अंडर प्रोसेसिंग ही दिख रहा है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ सकता है। कई बार ये भी हमने देखा है कि रिफंड इशू हुआ है लेकिन फेल्ड हो चुका है, तो वो फेल्ड होने के काफी सारे रीजंस होते हैं। एक तो बैंक
से आपकी जो डिटेल्स है, नेम है या पैन डिटेल्स है, वो मिसमैच हो जाती है, या फिर आपका बैंक डोमेंट हो जाता है या डीएक्टिवेट हो जाता है। थर्ड, आपके बैंक अकाउंट को आपने वैलिडेट नहीं किया, जो अकाउंट आपने नॉमिनेट किया है रिफंड के लिए उसे आपने वैलिडेट नहीं किया। तो ऐसे भी रीजंस हो सकते हैं, इसीलिए मेक श्योर करें कि आप जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे अपडेट करोगे या जो भी आपका बैंक अकाउंट आप डालोगे डिटेल्स, उस बैंक अकाउंट से आपकी सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए, स्पेशली आपका नेम का स्पेलिंग एंड आपका पैन नंबर, एंड उसे वैलिडेट करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस अगर आपका रिफंड जो है वो रिटर्न हो जाता है, तो इमीडिएट बेसिस पे हम लॉग इन करके हम जहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में हमें व्यू फाइल रिटर्न्स में यहाँ पे फिलहाल जैसे हमें ये सारी डिटेल्स दिख रही है, तो व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें रिफंड का स्टेटस दिखता है, एंड वहीं से हम अपने बैंक को चेंज कर सकते हैं अगर अपडेट करना है तो, या फिर हम NSDL की वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी अगर कोई ओल्ड डिमांड होगी तो वो एडजस्ट हो जाती है इस साल के रिफंड में। अगर इनकेस आपकी कोई भी प्रीवियस असेसमेंट ईयर की डिमांड पेंडिंग है जो कि आपने पे नहीं की है, तो आपकी जो अगर इस साल रिफंड है तो वो 100% एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है पहले ही पेंडिंग एक्शन में जाके आपको देखना है आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है क्या। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी डिमांड, नो रिकॉर्ड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, लेकिन आप यहाँ से असेसमेंट ईयर के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, या फिर आप वर्क लिस्ट में जाके भी देख सकते हो कि आपका कोई पेंडिंग डिमांड या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको पता नहीं है या आपके पास में उसका कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ से आप रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाके देख सकते हो आपकी कोई प्रीवियस डिमांड है क्या। अगर डिमांड होगी तो आपको मेंटली पहले ही प्रिपेयर होना है कि आपका जो इस साल का रिफंड होगा वो एडजस्ट हो सकता है उसमें, या तो फिर जाके पहले ही आपको वो उसका रिप्लाई जो है, अगर आपने नहीं किया तो वो रिप्लाई करना जरूरी है। आप रिप्लाई करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि जो अगर आपका रिफंड है तो उसको होल्ड पे डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड पेंडिंग है, तो आपके वो डिमांड के सामने मोस्टली तो वो एडजस्ट हो ही जाता है। तो ये सारे 6 पॉइंट्स जो कि आज हमने डिस्कस किए, ये रीजंस होते हैं हमारा रिफंड डिले होने के या फिर रिफंड ना आने के। तो मेक श्योर करें कि अपना IT रिटर्न फाइल करने के पहले आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, एंड अगर इसमें से कुछ भी आपका मिस है या फिर कोई भी पॉइंट्स को लेके आप पूरी तरह से रेडी नहीं हो, तो थोड़ा सा होल्ड करके ही अपना IT रिटर्न्स को फाइल करें, बिकॉज जो डेट है 31 जुलाई से एक्सटेंड होके 15 सितंबर हो गई है। बट अगर आपका सब कुछ सही है देन ASAP आप आपका रिटर्न फाइल करें, क्योंकि जितना जल्दी आप रिटर्न फाइल करोगे उतना जल्दी आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस होगा, बिकॉज एंड पे बहुत सारे टैक्स पेयर्स होते हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं। सो बेटर है कि अगर आपके पास में सारा डेटा रेडी है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन रेडी है, आपका AIS एंड 26S में आपके सारे TDS TCS के रिफ्लेक्शंस आ चुके हैं, देन मेक श्योर करें कि आप जितना जल्दी हो सके अपना IT रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से एंड अपना IT रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हो, देन नीचे हमने एक नंबर दिया है, उस नंबर से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, यूजफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे एंड चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए सेशन में। नमस्ते।